महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मचा हुआ है और मचे भी क्यों ना, क्योंकि इस पूरे एशिया के सबसे ज्यादा बिलियनर्स महाराष्ट्र के मुंबई में ही रहते हैं। और यह हमेशा से हर स्टेट में होता ही आया है कि गरीबों को कुछ चंद पैसे देकर उनके वोट खरीद लो और फिर उसके बाद से उन गरीबों का तेल निकालो। और यह सिर्फ फिलहाल टाइम में महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हर स्टेट में चुनाव में देखने को मिलता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो यह गारंटी देती हैं कि अगर वो चुनाव जीत गई तो पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने देंगे, और वहीं दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 4,000 रुपए हर महीने देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो ये गारंटी दे रही है कि अब तक महिलाओं को जो वो 1,500 रुपए हर महीने दे रहे थे अब उसे बढ़ाकर 2,100 रुपए पर मंथ कर देंगे, और सीनियर सिटीजन का जो पेंशन था उसे 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दी जाएगी। इन सारी पॉलिटिकल पार्टी का यह कॉन्सेप्ट है कि पहले आम जनता को हड्डी फेंको और फिर पैसा तो हम वसूल कर ही लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसा जनता में बांटते हैं वो आखिर आता कहाँ से है? वो आता है सिर्फ और सिर्फ टैक्स से। वो टैक्स जो हम और आप देते हैं, यहाँ तक कि खाने और दवाइयों पर भी टैक्स लगा दिया गया है, और फिर यह सारे लोग हमसे टैक्स वसूली करते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा हड्डी के तौर पर हमें बांट देते हैं। महाराष्ट्र में ये दोनों अलायंस बढ़ चढ़ कर खूब फेंक फेंक कर गारंटी पर गारंटी देते ही जा रहे हैं, लेकिन कोई अलायंस यह नहीं गारंटी दे रहा कि महाराष्ट्र में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बैठे हैं उन्हें रोजगार मिल पाएगा या फिर नहीं। चंदा दो धंधा लो वाला कॉन्सेप्ट, इससे हम लोगों को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। अगर किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का पोर्चे कार लेकर कई लोगों के ऊपर चढ़ा देता है तो उन लोगों को जस्टिस मिलेगी या नहीं? औरतों की सुरक्षा बढ़ेगी या फिर नहीं? गरीब किसानों की सुसाइड करने के नंबर्स कम होंगे या फिर नहीं? हमें टैक्स से राहत मिलेगी या नहीं? यह सारी गारंटी इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पॉइजन जितना कड़वा है, जो इन लोगों के वश में तो है लेकिन यह करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग ये सारी गारंटी को देंगे तो इनका ये चंदा दो धंधा लो वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा? अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि गरीब लोग सुसाइड भी करते जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के पीछे की डार्क रियलिटी को, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो लगभग इंडिया के पूरे स्टेट पर इम्पैक्ट डालता है। इसकी बात हम आगे इस वीडियो में जरूर करेंगे। अब यहाँ पर मैं महाराष्ट्र को एक ऐसा स्टेट क्यों बता रहा हूँ जो इंडिया के सारे स्टेट पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की इस चार्ट को देख लीजिए। महाराष्ट्र में लगभग 79 लाख से ज्यादा लोग काम की तलाश में आते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो सिर्फ साल 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम 2024 में अगर इसके नंबर्स को देखा जाए तो हमें यह लगता है कि 79 लाख का नंबर करोड़ पार कर देगा। लेकिन 2024 के एग्जैक्ट नंबर हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इसका मेन रीजन हमारे देश की मीडिया है, क्योंकि यह बात आप सबको पता है कि इस समय की मीडिया क्या कर रही है और कैसी कैसी न्यूज हम लोगों तक पहुंचा रही है। आंध्र प्रदेश में लगभग 37 लाख से ज्यादा लोग काम की तलाश में माइग्रेट हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका में 28 लाख से ज्यादा लोग माइग्रेट हुए हैं काम की तलाश में। इन सारे स्टेट को मिलाकर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग माइग्रेट हुए हैं काम की तलाश में, और ये तो सिर्फ साल 2011 के सर्वे के नंबर्स हैं। लेकिन इसके बाद से कोविड-19 पेंडेमिक का क्राइसिस तो अभी बाकी है। कुल मिला जुला के इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, क्योंकि आप खुद ही बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि जिस स्टेट में एशिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर्स रहते हैं उस स्टेट का पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टेट जितना अमीर उस स्टेट का पॉलिटिक्स उतना ही इंटरेस्टिंग। और अमीर क्या, सोशल मीडिया पर इस इमेज को देखिए, ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस इमेज को देखकर अंजुम रहबर का एक शेर है जो बहुत ही सटीक बैठता है कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने मोस्टली
5 इश्यूज के बारे में बताया था। तो इन्हीं 5 इश्यूज से पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और वहाँ की गवर्नमेंट की रियलिटी को समझते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था कि क्या महाराष्ट्र में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं उन लोगों को जॉब्स मिल पाएंगी या फिर नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में लगभग 17,000 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए लगभग 1.7 मिलियन एप्लीकेंट सुबह 4 बजे से ही पुलिस ग्राउंड में पहुंच चुके थे। सोचकर देखो कि यह 17,000 नंबर कितना छोटा लग रहा है, लेकिन 1.7 मिलियन कितना ज्यादा बड़ा नंबर लग रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मुंबई के एक एयरपोर्ट में इंटरव्यू में लगभग 25,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आखिर भर्ती कितनी थी? सिर्फ 2,000। अब इसी से आप खुद ही सोचो कि जिस स्टेट में 2,000 पदों की भर्ती के लिए 25,000 कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं और 17,000 पदों की भर्ती के लिए 1.7 मिलियन एप्लीकेंट पहुंच रहे हैं, तो सोचो उस स्टेट की क्या हालत होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में रूरल एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% तक पहुंच चुकी है, और जबकि अर्बन एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% तक पहुंच चुका है। और तो और ऊपर से हर साल लगभग 79 लाख से ज्यादा वर्कर्स अपनी काम की तलाश में महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेट होते ही जा रहे हैं। अगर सोचो कि महाराष्ट्र की सरकार इस इशू को सॉल्व कर दिया तो कितनी बड़ी इशू इस देश की सॉल्व हो सकती है। इस इशू का एक सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा महाराष्ट्र इलेक्शन पर, क्योंकि जो जेड जनरेशन है वो महाराष्ट्र के पूरे वोटर्स का 13% हिस्सा है। अगर आप यहाँ पर जेड जनरेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो बता दूं कि वो यूथ जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है वो सारे जेड जनरेशन में आते हैं। अगर महाराष्ट्र में इस इश्यू को कोई भी अलायंस सॉल्व नहीं किया तो जेड जनरेशन को मजबूरन गलत रास्ते की ओर बढ़ना पड़ेगा, और उनके गलत रास्ते की ओर बढ़ने का मतलब हर किसी को मालूम है। दूसरे नंबर पर मैंने बात किया था चंदा दो धंधा लो वाला कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। ये शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हमारे इंडिया में इस स्कैम के बारे में न जानता हो, क्योंकि चुनाव से पहले इस स्कैम को लेकर पूरे देश भर में इतना ज्यादा हल्ला मचा था कि कई पार्टियों को अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। अब आप कहोगे कि इसका क्या लिंक हो सकता है हमारे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर, तो चलिए हम ये भी समझते हैं। आज से लगभग 7 साल पहले साल 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। इस स्कीम के तहत कौन सी कंपनियां किस पार्टी को कितना पैसा देंगे यह जनता को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का एक सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला, जिसमें लगभग 5500 करोड़ से ज्यादा अमाउंट को भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया था। जो कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को फंड दिया था उनमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही लगभग 23 पार्टियों का लिस्ट पड़ा हुआ है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्लेम किया था। ये जो 3 कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया था, मेगा इंजीनियरिंग, वेदांता लिमिटेड और फ्यूचर गेमिंग, इन सब पर ईडी और इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। लेकिन जैसे ही ये कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं, फिर उसके बाद से इन सारी कंपनियों पर से ईडी और इनकम टैक्स का रेड हटा दिया जाता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनियों में से टॉप 30 कंपनियों को एनालाइज किया गया तो यह पाया गया कि टॉप 30 कंपनियों में से 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ऑलरेडी ईडी का रेड पड़ चुका है। अब सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर किसी कंपनी को किसी भी पार्टी को चंदा देना है तो वो डायरेक्ट जाकर उस पार्टी को चंदा नहीं दे सकता है। इसलिए साल 2017 में इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाया गया था, जिसके तहत कोई भी कंपनियां अगर चंदा देना चाहती हैं तो वो जाकर सबसे पहले बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को उस पार्टी को देंगे जिसे वह कंपनी चंदा देना चाहती है, और फिर वो पार्टी जाकर उस बैंक से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को क्लेम करके फंड ले सकता है। एक तरह से देखा जाए तो यह इलेक्टोरल बॉन्ड कूपन के जैसे काम करता है, यानी कि हमने गया बैंक से एक कूपन खरीद कर लेकर आया 1000 रुपए का, और उस 1000 रुपए के कूपन को किसी पार्टी को दे दिया और वह पार्टी जाकर बैंक से अपना कूपन क्लेम कर लेगी। ऐसे चलता है यह इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस। आप कहोगे कि कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को अगर चंदा देना भी चाहती है तो इसमें गलत क्या है, लेकिन आप ये शायद भूल गए कि मैं इसे चंदा दो धंधा लो क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए एक तरफ है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो सकती है, जैसे कि इस समय रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चंदा डोनेट करना चाहते हैं किसी भी पार्टी को, और वहीं तीसरी तरफ इस देश की आम जनता है
जो हर समय पर टैक्सेस भरती हैं, सारी रूल्स को फॉलो करती हैं। अब इन तीनों के पास एक पैसों से भरा डब्बा है। यहाँ पर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास जो डब्बा है वो चंदे का डब्बा है। फिर जो दूसरा जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास डब्बा है वो उन कंपनियों का पैसा है, और जो आम जनता के पास डब्बा है वो पब्लिक का पैसा है, यानी कि हम और आपका पैसा है। अब यहाँ पर मान लो कि सरकार आम जनता के डब्बे में से पैसे निकाल कर कंपनी के डब्बे में डाल दे, और वो कंपनियां रिटर्न के तौर पर जनता के पैसों में से कुछ परसेंट इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार के डब्बे में डाल दें, तो इन तीनों में से नुकसान किसका हुआ? बेसिकली हम आम जनता का हुआ, और जो फायदा हुआ वो इन कंपनियों और सरकार का हुआ। अब आप यह कहोगे कि इसका महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है? यह तो हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। जून 2022 में एक कंपनी पर FIR हुई थी फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस, और यह FIR हुई थी क्योंकि इस कंपनी के हाउसिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एलिवेटर क्रैश हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। और ये कंपनी कौन थी? BJ शिर्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और यह मौजूद थी महाराष्ट्र के पुणे में। लेकिन इस FIR के बाद जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के बीच में यह कंपनी लगभग 118 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। उसके बाद से इसी कंपनी का अक्टूबर 2018 में एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर टावर क्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत हो गई थी, और यह सारा मामला चंदा से सुलझ गया था। यानी कि आप मुझे चंदा दो और फिर लोग मरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर पर हमने बात किया था कि अगर किसी अमीर बाप का बिगड़ा लड़का अपनी पोर्शे कार को किसी के ऊपर चढ़ा देगा तो उसे जस्टिस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। पोर्शे कार क्रैश के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बात किया था। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर पूरा केस डिटेल्स के साथ जरूर देखना। लेकिन उसका कुछ हेडलाइन मैं आपको बता देता हूं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को समझने के लिए। जब ये इंसिडेंट हुआ तब उसके सिर्फ 50 मिनट बाद करीब 3:20 पर वहां के MLA सुनील टिंगरे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जरा सोच कर देखो दोस्तों, क्या कोई MLA सिर्फ एक साधारण लड़के के लिए अपनी नींद खराब करके रात के 3 बजे उसके लिए पुलिस स्टेशन पहुंचेगा? सिर्फ एक साधारण लड़के के लिए? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यहाँ पर है दोस्तों कि वेदांत अग्रवाल एक बहुत ही रईस खानदान से बिलोंग करते हैं। इनके रईस फादर विशाल अग्रवाल जो एक रियल एस्टेट डेवलपर ब्रह्मा कंपनी को ओन करते हैं। घर को करीब 2 बजे 2 मर्सिडीज बेंज कारें येरवडा पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी होती हैं, और उसमें से एक सफारी सूट पहने हुए आदमी मर्सिडीज कार से उतरता है, 7 या 8 लाल पिज्जा के बॉक्स लिए हुए, और वह मेन गेट से अंदर जाने लगता है। और फिर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस की कुर्सी पर बैठकर वेदांत नाम के लड़के के सामने जमकर पार्टी की जाती है। और फिर 19 मई की सुबह 8:26 पर अनीश और अश्विनी की दोस्त अकीमुल्ला के द्वारा FIR दर्ज की जाती है येरवडा पुलिस स्टेशन में इन सारे माइनर स्टूडेंट्स के खिलाफ। पुणे का ये जो केस है पोर्शे कार वाला केस, ये हमारे पूरे सिस्टम को हैंग करके रख दिया है। अमीर लोगों के पास अगर पैसा है तो कुछ भी जायज है, कुछ भी करना गलत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप शराब पीकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो बिना लाइसेंस प्लेट के गाड़ी चला सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो आप 18 साल से कम उम्र के होते हुए भी आप शराब पी सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप शराब पीकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा भी देते हो तो रात के 3 बजे MLA अपनी नींद खराब करके आपकी मदद करने भी आएंगे। और अगर आपके पास पैसा है तो आप ब्लड सैंपल्स की भी हेराफेरी कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आते हैं हमारे देश के गरीब लोग। भले ही क्यों ना वो सारे रूल्स फॉलो करें, सारे टैक्सेस समय पर पे करें, लेकिन किसी न किसी दिन उनका घर तोड़ा ही जाएगा। चौथे नंबर पर हमने बात किया था कि क्या इस देश की महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी या फिर नहीं, उन्हें सुरक्षा मिल पाएगा या फिर नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में महाराष्ट्र में लगभग 47,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ क्राइम हुए हैं, जबकि यह क्राइम 2021-22 में सिर्फ 45,000 थी। लेकिन सिर्फ एक ही सालों के अंदर यह क्राइम 45,000 से बढ़कर 47,000 से ज्यादा नंबर्स तक पहुंच गया। इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज आर्टिकल को देखिए कि महाराष्ट्र में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रेप और मर्डर की केसेस फाइल कराई गई। एक सबसे बड़ा केस देखने को मिला था पुणे में। एक 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन की मृत्यु हो जाती है, जो पुणे के EY कंपनी के एक मेंबर के साथ काम कर रही थी। एना सेबेस्टियन को वर्क प्लेस पर इतना ज्यादा काम दिया गया था कि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टूट गई थी। उनको माइंडली इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया, उनको रात रात तक इतनी देर तक जागना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एना सेबेस्टियन की मां ने EY इंडिया के चेयरमैन को एक लेटर लिखा जिसमें वो एक्सप्लेन कर रही थी एना सेबेस्टियन
सेबेस्टियन की मौत को लेकर आपको पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि इससे आपको यह मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र की जस्टिस कितनी हद तक लो है और कैसे वहाँ के वर्कर्स को टॉर्चर किया जाता है। लेटर पर पहला था फ्रॉम अनीता अगस्टिन, लेट एना सेबेस्टियन पेरियल की माँ, टू राजीव मेमानी, EY इंडिया चेयरमैन। डियर राजीव, मैं यह पत्र एक दुखी माँ के रूप में लिख रही हूँ जिसने अपने प्यारे बच्चे एना सेबेस्टियन को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा इन शब्दों को लिखते समय टूट गई है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी कहानी साझा करना इस उम्मीद में जरूरी है कि किसी और परिवार को वह दर्द न सहना पड़े जो हम झेल रहे हैं। एना ने नवंबर 2023 में अपनी CA परीक्षा पास की और 19 मार्च 2024 को EY पुणे में एक कार्यकारी के रूप में शामिल हुई। वह जीवन सपनों और भविष्य के लिए उत्साह से भरी हुई थी। EY उसकी पहली नौकरी थी और वह ऐसी प्रतिष्ठित कंपनी का हिस्सा बनकर रोमांचित थी, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया तब ढह गई जब मुझे यह विनाशकारी समाचार मिला कि एना का निधन हो गया है। वह सिर्फ 26 साल की थी। एना बचपन से ही शैक्षणिक वर्षों तक हमेशा एक लड़ाकू रही है। जहां उसने जो भी किया उसमें वह अव्वल रही है। वह स्कूल में भी अव्वल रही है और कॉलेज में भी अव्वल रही है। उसने CA की परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। उसने EY में अथक परिश्रम किया और अपनी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। हालांकि कार्यभार, नया वातावरण और लंबे घंटों ने उसे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। ज्वाइन करने के तुरंत बाद उसे चिंता, नींद न आना और तनाव का अनुभव होने लगा, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ाया, यह मानते हुए कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। शनिवार 6 जुलाई को मैं और मेरे पति एना के CA दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पुणे में गए। चूंकि वह पिछले 1 सप्ताह से देर रात अपने PG पहुंचने पर सीने में जड़कन की शिकायत कर रही थी, इसलिए हम उसे पुणे के अस्पताल ले गए। उसका ECG सामान्य था और हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे डर को दूर करने के लिए आए। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही थी और वे बहुत देर से खाना खा रही थी। उन्होंने एंटासिड निर्धारित किया, जिससे हमें भरोसा हुआ कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। हालांकि हम कोची से आए थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाने के बाद काम पर जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत काम करना है और उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वह फिर से देर से अपने PG लौटी। रविवार 7 जुलाई को उन्होंने दीक्षांत समारोह के दिन वे सुबह हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन उस दिन भी वे दोपहर तक घर के काम कर रही थी और हम दीक्षांत समारोह स्थल पर देर से पहुंचे। मेरी बेटी का सपना है कि वह अपनी मेहनत की कमाई से अपने माता पिता को दीक्षांत समारोह में ले जाए। उसने हमारी फ्लाइट टिकट बुक की और हमें ले गई। यह बताते हुए मेरा दिल दुखता है कि उन 2 दिनों में भी जो हमारी बेटी के साथ हमने बिताए हैं वो आखिरी दिन थे। वह काम के दबाव के कारण उनका आनंद नहीं ले पाई। जब एना इस विशिष्ट टीम में शामिल हुई तो उन्हें बताया गया कि बहुत से कर्मचारियों ने अत्यधिक कार्यभार के कारण इस्तीफा दे दिया है और टीम मैनेजर ने उनसे कहा है कि एना, आपको यहीं रहना चाहिए और हमारी टीम के बारे में सभी की राय बदलनी चाहिए। मेरी बेटी को यह एहसास नहीं था कि उसे उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। उनके मैनेजर अक्सर क्रिकेट मैचों के दौरान मीटिंग्स को पुनर्निर्धारित कर देते थे और दिन के लास्ट में उन्हें काम सौंप देते थे, जिससे उनका तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता था। एक ऑफिस पार्टी में एक वरिष्ठ नेता ने मजाक में कहा था कि अपने मैनेजर के अधीन में काम करने में मुश्किल होगी, जो दुर्भाग्य से एक वास्तविकता में बन गई है, जिससे वह बच नहीं सकी। एना ने हमें अपने काम से अत्यधिक बोझ के बारे में बताया, खास तौर पर आधिकारिक काम के अलावा मौखिक रूप से दिए गए अतिरिक्त कामों के बारे में। मैं उसे ऐसे काम न करने के लिए कहता था, लेकिन मैनेजर बेरहम थे। वह देर रात तक काम करती थी, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी उसे सांस लेने का मौका नहीं मिलता था। एक बार उसके सहायक मैनेजर ने उसे रात में एक काम के लिए बुलाया जिसे अगली सुबह तक पूरा करना था, जिससे उसे आराम करने या ठीक होने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। जब उसने अपनी चिंताएं बताई तो उसे वह खारिज करने वाला जवाब मिला, तुम रात में काम कर सकती हो, हम सब यही करते हैं। एना पूरी तरह थककर अपने कमरे में लौटती, कभी कभी तो बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर गिर जाती और फिर उसके बाद और रिपोर्ट मांगने वाले संदेशों की बौछार हो जाती थी। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थी,
समय सीमा को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वह पूरी तरह से लड़ाकू थी, आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। हमने उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह सीखना चाहती थी और नया अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि अत्यधिक दबाव उसके लिए भी बहुत ज्यादा साबित हुआ। ऐना कभी कभी अपने मैनेजर को दोष नहीं देना चाहती थी, वह इसके लिए बहुत दयालु थी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। नए लोगों पर इतना कठिन काम थोपना, उन्हें दिन रात यहाँ तक कि रविवार को भी काम करवाना किसी भी तरह से उचित नहीं लगता है। वह अभी अभी अपने गृह नगर और प्रियजनों को छोड़कर आई थी। संगठन, स्थान, भाषा के लिए सब कुछ नया था और वह समायोजित होने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। आपको नए कर्मचारियों के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। इसके बजाय प्रबंधन ने इस तथ्य का पूरा फायदा उठाया कि वह नई थी और उसे सौंपे गए, और न सिर्फ सौंपे गए बल्कि दोनों तरह के कामों से दबा दिया गया। ऐना एक युवा पेशेवर थी जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था। अपनी स्थिति में कई लोगों की तरह उनके पास सीमाएं निर्धारित करने या अनुचित मांगों के विरुद्ध प्रतिरोध करने का अनुभव या क्षमता नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि नहीं कैसे कहा जाए। वह खुद को एक माहौल में साबित करने की कोशिश कर रही और ऐसा करने में उसने खुद को अपनी सीमाओं से परे ढकेल दिया, और अब वह हमारे बीच नहीं रही। काश मैं उसकी रक्षा कर पाती, उसे बता पाती कि उसका स्वास्थ्य और भलाई किसी भी चीज से ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन मेरी ऐना के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैं अब आपको लिख रही हूँ राजीव, क्योंकि मेरा मानना है कि ईवाई पर अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐना का अनुभव उस कार्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है जो अत्यधिक काम को महिमा मंडित करती है, जबकि भूमिकाओं के पीछे मानवों को उपेक्षा करती है। यह सिर्फ मेरी बेटी के बारे में ही नहीं है, यह हर उस युवा पेशेवर के बारे में है जो उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ ईवाई में शामिल होता है, लेकिन अवास्तविक उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। मैंने ईवाई के मानवाधिकार कथन को पढ़ने के लिए समय निकाला, जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं। मैं उस कथन के व्यक्त मूल्यों को अपनी बेटी के सामने आई वास्तविकता से नहीं जोड़ सकती। ईवाई अपने द्वारा बताए गए मूल्यों के अनुसार वास्तव में कैसे जीना शुरू कर सकता है। ऐना की मौत ईवाई के लिए एक चेतावनी है। अब समय आ गया है कि आप अपने संगठन के भीतर कार्य संस्कृति पर विचार करें और अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की प्राथमिकता देने के लिए समर्थ कदम उठाएं। इसका मतलब है ऐसा माहौल बनाना जहां कर्मचारी अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करें, जहां उन्हें अपने कार्यभार को प्रबंधित करने में सहायता मिले और जहां उत्पादकता के खातिर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बलिदान न किया जाए। ईवाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कोई भी ऐना की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण पल में यह अनुपस्थित एक कर्मचारी के लिए जिसने अपनी अंतिम सांस तक अपने संगठन को अपना सब कुछ दिया, बहुत दुखदाई है ये। ऐना इससे बेहतर की हकदार थी, और सभी कर्मचारी भी जो इन परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं। मेरा दिल न केवल अपने बच्चे को खोने के लिए बल्कि उन लोगों द्वारा दिखाई गई सहानुभूति की कमी के लिए भी दुखी है जिन्हें उनका मार्गदर्शन और समर्थन करना था। उनके अंतिम संस्कार के बाद मैंने उसके प्रबंधकों से संपर्क किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मूल्यों और मानवाधिकार की बात करने वाली एक कंपनी अपने ही एक सदस्य के अंतिम क्षणों में कैसे दिखाई नहीं दे सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कई वर्षों की मेहनत, कठिनाई और त्याग की आवश्यकता होती है, न केवल छात्र के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी। मेरे बच्चे की सालों की मेहनत ईवाई के सिर्फ 4 महीनों के कठोर रवैये के कारण खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसका यह हकदार है। मुझे नहीं पता कि यह कोई माँ की भावनाओं को सही मायने में समझ सकता है जब अपने बच्चे को सुलाती है। वह बच्चा जिसे उसने अपनी बाहों में लिया, बढ़ते, खेलते, रोते और सपने साझा करते देखा जब तक कि उन्होंने उसी दर्द का अनुभव न किया हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे के अनुभव से वास्तविक बदलाव आएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को वह दुख और आघात न सहना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं।
मेरी एना अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी अभी भी बदलाव लाया जा सकता है। अनीता ऑगस्टिन। आप इस लेटर को सुनने के बाद से आप यह खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस केस को महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा था। लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या हमें टैक्स से राहत मिलेगी या फिर नहीं। अगर टैक्स की बात करें तो 2024 की बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है, और यह सिर्फ इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। एसटीसीजी पहले हुआ करता था 15%, लेकिन अब इस नए बजट में इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसे 10% से बढ़ाकर 12.50% कर दिया गया है। बजट पर अगर चाहे तो एक पूरा वीडियो अलग से बन सकता है। अगर इस वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया जाने लगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बात आप सिंपल सी लैंग्वेज में यह समझ लो कि जितने भी ये टैक्स वसूली होते हैं वो सारी की सारी हम गरीबों से वसूल होते हैं, और जो मुंबई में बैठे करोड़पति अरबपति लोग हैं उन्हें हमेशा से ही फायदा होते आया है। कुल मिला जुला के बात यह है, खास करके महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से, तो जो मैंने डिमांड इस वीडियो में करी है उसको सबसे ऊपर लेकर आओ। अगर किसी भी अलायंस की सरकार बनती है महाराष्ट्र में तो क्या वह अलायंस इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है या फिर नहीं। या सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में जो इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को सबसे ऊपर लेकर आओ और डिमांड करो कि अगर हमारे स्टेट में इसकी सरकार बनती है तो वह महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या कर सकती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, नौकरी देने के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारी सवालों को उठाओ। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जैसे जैसे इस देश में प्रॉब्लम्स होते रहेंगे हम उन टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।